स्कॉलरशिप्स तो माशाल्लाह हर एक इंस्टीट्यूशन ने आज की डेट में बच्चों के लिए रखी है, सुविधाएं रखी हुई है, लेकिन हमारे केस में थोड़ा ये इस हिसाब से डिफरेंट है बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर दिस स्कॉलरशिप। ना ही इस स्कॉलरशिप के लिए बच्चे को अपने आप को किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की सबमिशन ये है कि एक ओपन स्कॉलरशिप हमने थ्रू इन बच्चों को किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की ज़रूरत देनी होगी। मतलब कोई भी इनको हम प्रूव नहीं करना चाहते हैं कि यू आर फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लेवल और यू आर एन ऑर्फन और जो भी आपकी रीजंस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं सरान शफी। नाज़रीन किराम, जहां पर वादी कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहां पर कई ऐसे नौजवान होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद होकर कुछ ऐसे काम कर देते हैं या अपनी ज़िंदगी से हार कर गलत कामों की तरह मुब्तला होते हैं या कई और अपनी ज़िंदगी का या खात्मा कर देते हैं या अपनी ज़िंदगी से, मैंने पहले ही कहा कि नाउम्मीद हो जाते हैं। उन्हीं नौजवानों में कई ऐसे नौजवान होते हैं जो वादी कश्मीर के लिए एक ऐसा सितारा उभरते हैं, एक ऐसे सितारे के रूप में आ जाते हैं कि वो हर वक्त इंसान के लिए मिसाल बन के रह जाती है। तहम इस वक्त हम मौजूद है हैदरपुरा में। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ज़ैनुल आबिदीन, जो कि पनाश एजुकेशन वेंचर के डायरेक्टर है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक वेंचर, एजुकेशन वेंचर खोला है और ये कई ऐसे नौजवानों की ज़िंदगियां तब्दील करते हैं इस वेंचर के जरिए। तहम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ज़ैनुल आबिदीन। हम इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक वेंचर खोला है, एजुकेशन वेंचर, जो कि कई ऐसे नौजवानों की ज़िंदगियां इस वेंचर के बतौर पर तब्दील कर देते हैं। ज़ैनुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने ये वेंचर का आगाज़ किया और किस तरह से आप इस वेंचर के ज़रिए कई लोगों की ज़िंदगियां बदलते हैं, और हम ये भी, हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने इस वेंचर की शुरुआत की। शुक्रिया सरान साहब, आपने मौका दिया आज मेरे बारे में मुझे बताने का और साथ साथ अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। तो दरअसल मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन अंद्राबी है और मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। मैंने 2004 से अपना करियर शुरू किया हुआ था। पहले इनिशियली मैं एक जॉब में था BPL हेल्थ केयर के साथ, जहाँ मैं पूरे J&K को सेल एंड सर्विस ऑफ हेल्थ इक्विपमेंट्स देखता था। बट फाइनली 2010 में जो है मैंने जॉब छोड़कर जो है एक फ़ैसला ले लिया, एक निर्णय ले लिया कि मैं एजुकेशन सेक्टर में अपनी खिदमात का अंजाम दूँ। जी सर। ज़ैनुल साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मैंने पहले आपसे कहा कि किस तरह से आपने किस सोच से आपने इस वेंचर का जो है आगाज़ किया। अगर हकीकत बताई जाए, शुरू में सर मैं ऑनेस्टली आपको बता दूं, शुरू में यही था कि अपना रोज़ी रोटी चले और अपने साथ साथ कई और लोगों के लिए जो है एक ज़रिया बने। लेकिन धीरे धीरे इस सेक्टर में आने के बाद मुझे लगा कि इसमें काफ़ी सारा काम करने की ज़रूरत है। अगर ऑनेस्टली देखा जाए ये सेक्टर, अगर आप आज से 15 साल पहले नज़र डालें, 10 साल पहले नज़र डालें, काफ़ी कमियां देखी गई थी या आज भी अभी भी बहुत इम्प्रोवाइजेशन की जो है ज़रूरत है। तो हमारा ये है कि मुद्दा मकसद ये है, अगर आप देखेंगे शुरू में एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था। मुझे याद है जब हम अपने स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में पढ़ने आते थे हैदरपुरा, परेपुरा एरियाज़ में, ट्यूशन सेंटर्स में, छोटे छोटे टीन शेड्स में पढ़ा करते थे। फिर धीरे धीरे आज की डेट में देखिए सिस्टम जो है पूरा चेंज हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ज़रूरत थी, एजुकेशन सेक्टर को डेवलप करना हर किसी की एक ज़रूरत थी। एज ए सोसाइटी बहुत ज़रूरत था, लेकिन इन पर्टिकुलर स्टूडेंट कम्युनिटी को डेवलप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक आने वाली जनरेशन जो है एक कौम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इसका मतलब कि आपकी सोच पहले ही थी कि आप अपनी सर्विसेज जो है यहाँ के लोगों के लिए अंजाम देंगे। जाहिर सी बात है सर, क्योंकि अगर मैं ये कोई अच्छा जॉब छोड़ के इस सेक्टर में आया हूँ तो ध्यान यही होगा ना कि अपने साथ साथ अपनी कमिंग जनरेशन के लिए भी काम करना है ना, उसी। तो ज़ैनुल साहब, एक और बात आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे हमारे नाजरीन कि आप अपने हालात ज़िंदगी के बारे में बताइए कि किस तरीके से जो हालात ज़िंदगी जो है आपकी एजुकेशन से हालात ज़िंदगी है वो किस तरह से रही। मैं एक आम बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूँ बेसिकली। तो मुश्किलात बहुत सारे थे, दिक्कतें बहुत सारी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने माँ बाप का सबसे पहले अपने भाई बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे जाने के लिए। मैं आपको यकीनन एक बात बोलूँगा, जब मैं इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, आई वॉज द सेकेंड गाय इन J&K जिसने इक्विपमेंटेशन इंजीनियरिंग की है। ये बहुत नई ब्रांच थी उस वक्त।
तो फिर फाइनली मैंने उसमें सर्विसेज अंजाम दिए, बहुत आगे गए, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पोजीशन पे जॉब को जो है रिज़ाइन कर दिया प्राइवेट सेक्टर में, और यहाँ पे जो है कश्मीर के अंदर अपना जो है सर्विसेज शुरू करने का सोच लिया। हाँ, इंटेंशन ये था बेसिकली कि अपने साथ साथ जो है अपने जैसे और भी नौजवान होंगे जो चाहते होंगे ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें, उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले, और अगर एक सही दिशा में एक अच्छे चीज़ कॉज के लिए ऐसा किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिजनेसेस बहुत सारे थे, बिज़नेस कर सकते थे, कोई भी काम में आ सकते थे, लेकिन एजुकेशन इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि यहाँ पे लगा कि यहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। इसमें अगर अच्छा एफर्ट डाला जाए शायद आने वाली जनरेशन का भी जो है फ्यूचर सही हो सके। जो हमें सख्तियाँ पेश की आई है, जो हमें दिक्कतें पेश आई है, अगर हमारे बाद नीचे लोगों को आए तो इट मीन्स हम असफल रहे हैं। हमारी सफलता तब है जो दिक्कतों का हमने सामना किया, आने वाली जनरेशन उन दिक्कतों का सामना ना करे। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो उसी चीज़ को नाज़रीन किराम, जैसा कि ज़ैनुल साहब ने एक बहुत अच्छी मैसेज दी कि कश्मीरी में इस कहावत को मैं आपको बयान करूं कि इल्म चुगाश, बिल्कुल इल्म एक रोशनी है। ज़ैनुल साहब, एक और बात यहाँ पर इस वक्त जो है, अगर हम कंपटीशन की बात करें, नीट, जेई या कई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मेरिट्स जो है कट ऑफ होते हैं। उसके बारे में आप हमारे नौजवानों को जो है एक थोड़ी सी सोच या एक थोड़ी सी कुछ टिप्स दें। देखिए, बात सिंपल सी है। अगर हम कुछ साल पहले ये कंपटीशंस देखेंगे, ये सीमित थे कश्मीर के अंदर। वी वेर फेसिंग CET, उस टाइम जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करके हुआ करता था 10 साल पहले, 5 साल पहले अगर बात करें। लेकिन अभी जो कंपटीशंस है वो नेशनल लेवल के हो चुके हैं। नेशनल लेवल कंपटीशन में यू हैव टू कम्पीट विद अ स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली ऑल्सो, जिसकी एक अच्छी बेस रही है, जिसने एक अच्छे एजुकेशन सेक्टर में पढ़ा हुआ है। अगर हम अपने बच्चों की बात करें, आप अंदाज़ा करें आज से पहले 12 साल आप जाइए, जो बच्चा इस वक्त नीट फेस कर रहा है वो साल 2008 में जो है उसका वो क्लास फर्स्ट में पढ़ता था। साल 2008 से लेकर अभी तक आप अपने आप से ही सवाल पूछ लीजिए कि जिन बच्चों ने 12 साल एजुकेशन हासिल की होनी चाहिए थी, अगर आप कैलकुलेशन उनका करेंगे, उन्होंने 3 या 3.5 साल का जो है टोटल एजुकेशन हासिल किया कश्मीर के, बिलखुसूस मैं कश्मीर की जब बात करूँगा। क्योंकि इसमें क्या है, आप देखेंगे कंटिन्यूसली जो है इंटरप्शंस रही एजुकेशन सेक्टर, स्कूल 6-6 महीने, 8-8 महीने। आज हकीकत यह है कि पिछले 2.5 साल से हमारे बच्चे जो है स्कूल से दूर है। यहाँ पे तो कोचिंग सेंटर का एक रोल बन जाता है ना। आप देख लीजिए कि जितना भी इस वक्त एफर्ट बच्चों पे लग रहा है, मैक्सिमम आप देखेंगे कि बच्चे कोचिंग सेंटर्स के द्वारा ही जो है इन कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार किए जाते हैं, क्योंकि बाकी जो सिस्टम है यहाँ पर वो थोड़ा शेक हुआ है। ज़ैनुल साहब, आपसे एक और बात जानना ज़रूर चाहेंगे। फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से वाबस्ता रखते हैं, जो यहाँ पर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वादी कश्मीर में इकोनॉमिकल क्राइसिस जो है वो काफ़ी उरूज पर है। आपने इस इंस्टीट्यूशन में, पनाश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्या कुछ ऐसी सुविधाएं रखी है, कुछ ऐसे उन लोगों के लिए कुछ सुविधाएं रखी हैं? देखिए, जहाँ तक बिलो पॉवर्टी या ऑर्फनेज की बात की जाए, हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन साहब जो है उनके पास एक कोटा रहता है 10% ऑफ द कोटा, जो कि खुसूसन रहता है बिलो पॉवर्टी लेवल या ऑर्फन्स के लिए, या फिर काफ़ी सारे जितने भी हमारी कोचिंग फ्रेटर्निटी है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, बहुत आगे आ चुके हैं इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मेरी राय जो है वो थोड़ा सा डिवेट कर रही है, क्योंकि इस सारे कोटा के लिए जो है बहुत सारे लोग एट ए टाइम काम कर रहे हैं। तो देयर इज़ नो स्कोप कि अब कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लग रहा ऐसा होगा जो आपके इंस्टीट्यूशन में आता है बिलो पॉवर्टी को बिलोंग करता है, या खुदा ना करे उनके वालिदैन जो है हयात नहीं हैं, तो हर कोई उनको आगे आके सपोर्ट करता है। लेकिन मेरी यहाँ पे जो नज़रिया है, मैं थोड़ा ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर आप देखें आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले जो बिजनेसमैन करोड़ों में बिजनेस करता था, जिनका टर्नओवर करोड़ों में हुआ करता था, आज शायद मुश्किल से उनका खाना पीना चल रहा है, क्योंकि हालात कुछ ऐसे रहे, बिलखुसूस कश्मीर के अंदर जो है पिछले 3-4 साल से कुछ ऐसे इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गए हैं कि आज यकीन करें आप इस बात का, अगर हमारे पास 10 पेरेंट्स आते हैं, 10 में से शायद 6 ऐसे होते हैं जो पेइंग कैपेसिटी नहीं रख रहे होते हैं, और ऐसे हालात पेश आते हैं। वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमें आप फ्री कर दो, ना ही कभी वो आपको ये बोलेंगे कि सर हमें डिस्काउंट कर दो, हमारी माली हालात ऐसे नहीं है। तो आप, क्योंकि पब्लिक डीलिंग में है, आपके पास दिन भर 100 लोगों 200 लोगों से आपको इंटरेक्शन होती है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रीज़न इसकी वजह से वो पेरेंट आपको ये कह के निकलते हैं, सर कोई नहीं, मशवरा करेंगे, देखते हैं।
तो निकल जाते हैं। दैट मीन्स हमें यहाँ पे समझ आती है कि ये पेरेंट्स जो है शायद कहीं ना कहीं फ़ीस स्ट्रक्चर की वजह से, कहीं ना कहीं अपना माली हालात की वजह से जो है इस एजुकेशन से दूर रह रहे हैं। तो हमने अपनी पूरी मैनेजमेंट के साथ साथ अपने टीचर्स को भी इसमें ऑन बोर्ड लिया और हमने आज एक नया जिसमें हम हमारा कंसर्न ये है कि एक ओपन स्कॉलरशिप हमने थ्रू की है। एक ओपन स्कॉलरशिप से मतलब ये है, ना ही इन बच्चों को किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की ज़रूरत देनी होगी, मतलब कोई भी इनको हम प्रूव नहीं करना चाहते हैं कि यू आर फ्रॉम बिलो पॉवर्टी लेवल और यू आर एन ऑर्फन और जो भी आपकी रीजंस हैं। हमें पता है इसमें वही लोग आएंगे, यहाँ गैरत हर किसी की जो है आगे आएगी। यहाँ वही लोग आएंगे जिनको सचमुच में जो है सच्ची मानों में जो है पैसे की वजह से या फाइनेंशियल रीज़न इसकी वजह से जो एजुकेशन से महरूम रह रहे हैं। ये सिर्फ उनके लिए हैं और उन्हें चाहिए, जो लोग पेइंग कैपेसिटी रखते हैं उनको चाहिए एक नॉर्मल प्रोग्राम के थ्रू या नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू जो है एडमिशन करें। ये उनके लिए ये स्कॉलरशिप हमने रखी हुई है जिसमें ना ही कोई एग्ज़ाम होगा। दैट मीन्स हमें ये नहीं देखना है कि जो बच्चा टॉपर नहीं है, एवरेज में है या बिलो एवरेज है, क्या उसके हक में एजुकेशन नहीं है, क्या आप उसके लिए काम नहीं कर सकते, उसको इस एवरेज से लेकर टॉपर नहीं बना सकते। यस, अगर बना सकते हैं तो उसको मौका दे दीजिए कि वो आगे आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट से टॉपर निकाल के या एवरेज 100 बच्चों में से टॉपर निकाल के उनको एजुकेट करें, और जो बिलो एवरेज है या जिसकी इनकम जो है वो इफेक्टेड है, क्या उसका हक नहीं है एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन हासिल करने का? यस, उसका हक है और ये हमारा औलीन फ़र्ज़ बनता है उन बच्चों तक पहुँचने का और उनके लिए एक ज़रिया बनने का। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो मेरा यहाँ पे कंसर्न ये है कि हमने एक ओपन स्कॉलरशिप थ्रू की है फॉर क्लासेस 11th 12th एंड नीट जेईई, जिसमें हमारा नीट जेईई का जो बैच है वो ऑलमोस्ट अब क्लोज हो चुका है, क्योंकि वी आर स्टार्टिंग देयर क्लासेस फ्रॉम मंडे, दैट इज़ 3rd of January। तो बाकी जो हमारे पास अभी 12th क्लास जो आने वाला, जो अभी तक 11th क्लास के एग्ज़ाम्स दे रहे थे बच्चे, वो जो अब आने वाले हैं उनके लिए ये जो डेट है हमने एक्सटेंड करी हुई है अप टू January 8th। 8 जनवरी तक उनके लिए ये डेट रहेगी। जो भी बच्चा आगे आना चाहेगा इस ओपन स्कॉलरशिप में, दे नॉट नीड टू फेस एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, दे डोंट हैव टू प्रूव देयर सेल्व्स एज बिलो पॉवर्टी और समथिंग, बट दे कैन कम फॉरवर्ड। और अगर वो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, हमारे लिए कोई प्रीरिक्विज़ाइट नहीं है कि ये बच्चा अबो एवरेज होना चाहिए स्टडीज़ में, कोई प्रीरिक्विज़ाइट नहीं है कि ये बच्चा वाकई जो है ये कागजी तौर पर या डॉक्यूमेंट्री इसकी जो है वो प्रूव करे कि ये गरीब बच्चा है। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस वक्त के हालात के हिसाब से हर एक पेरेंट जो है इन चीज़ों से दो चार है। बहुत खूब ज़ैनुल आबिदीन साहब, जैसे आपने कुछ अपनी सोच जो है, अपनी आइडियोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक रखी है, हर एक इंसान से या हर एक इंस्टीट्यूशन से काफ़ी ज़्यादा यूनिक रखी है। ज़ैनुल साहब, आपसे एक और सवाल मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है इंस्टीट्यूशन में, बच्चों का रोल जो रहता है, चाहे 100-150 बच्चे रहते हैं, तो वो अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं। चाहे नीट की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई कंपटीशन, मैंने पहले ही कहा कि काफ़ी ज़्यादा हाई कंपटीशन रहता है, तो अपनी वो जो क्लियरिटी उनको क्लियर होनी चाहिए, या कुछ क्यूरीज होती है या कुछ थ्योरम्स होती है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे क्या उसके लिए आपने क्या आसाइश या क्या सुविधाएं रखी है उस चीज़ के हवाले? बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से पूरी सहमति रख रहा हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे टीचर स्टूडेंट रेशो जो है वो बहुत ज़रूरी मैटर करता है। होता क्या है कि अगर टीचिंग की बात की जाए, दिस इज़ बेसिकली अ टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन जहाँ पे एक टीचर बोलता है, एक बच्चे को भी बोलने का बराबर हक मिलना चाहिए। क्योंकि अगर एक टीचर कभी लेक्चर डिलीवर कर रहा है, आप देखेंगे कि जो बच्चा उस लेक्चर को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो बच्चा उस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर रहा होता है, उसके जहन में ज़रूर एक सवाल भी आता है। क्या आप उसको वो वातावरण दे पाते हो जहाँ पे वो अपना सवाल जो है या अपना डाउट जो है वो ऑन स्पॉट क्लियर करे? दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज टीचिंग इज़ बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ओनली कंप्लीट व्हेन यू आर गिविंग योर स्टूडेंट full chance to speak or he is getting an atmosphere where he can express himself। अब जब आप देखेंगे जहाँ पे आपको बच्चा जो है एक क्लासरूम में है जहाँ पे 250-300 बच्चों का रोल है, बेशक एक्सपर्ट्स की यहाँ कमी है, इसमें कोई शक नहीं है, तो मजबूरी भी है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन एट द सेम टाइम एक पेरेंट या एक बच्चे को ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि अगर मुझे टीचर कुछ डिलीवर कर रहा है, हाउ मच % ऑफ दिस लेक्चर आई एम एबल टू ग्रैब इन दिस क्राउड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी क्लास में बैठे हैं, आपको लेक्चर डिलीवर हो रहा है, टीचर माशाल्लाह बहुत अच्छे से आपको अपनी लेवल पे जो है लेक्चर डिलीवर कर रहा है, तो आप तक कितना पहुंच रहा है?
अगर आपको लग रहा है कि मैं इस लेक्चर का 10% ले रहा हूँ, 15% ले रहा हूँ, बाकी सब जो है वो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, तो आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हैं, आपके लिए वो वक्त ज़ाया हो रहा है। आपको चाहिए एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना, एक ऐसे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट के साथ 100% नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन को जो है इंश्योर करें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर केपेबल इनफ टू इंश्योर दिस नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन इवन इफ 1000 पीपल, इट्स गुड. Right? If it is not possible, then better to keep class atmosphere rather than a crowd. That's how it works for me. That's how it. That's how आप ऐसे कैसे कर रहे हो? Yes. जी बिल्कुल. Because to me, I believe 40 to 45 is the ideal student-teacher ratio where you can do justice with the student. Yeah. जैन साहब, आपकी जो सोच है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक मुझे लगी. अब हम शायद, मुझे लगता है, बैठ के कुछ छोटी मोटी सी मैसेज जो है वो हमारे नाजरीन को, हमारे आने वाली यूथ को जो है वो हम दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त हमारे पास भी कम रहता है और आप जैसे डायरेक्टर्स के पास भी कम रहता है. तो आप अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच जो है हमारे नाजरीन को 2 मिनट की एक मैसेज दें काइंडली. देखिए सर, फ़िलहाल जो हमने इस वक्त का प्रेजेंट जो हमारा अभी जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया हुआ है, दैट इज़ रिगार्डिंग क्लास 11, 12th और नीट जेई प्रोग्राम के लिए हमने एक अपनी मैनेजमेंट को लेकर एक बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हम लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को. दैट्स एन ओपन स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप्स तो माशाल्लाह हर एक इंस्टीट्यूशन ने आज की डेट में बच्चों के लिए रखी है, सुविधाएं रखी हुई है, लेकिन हमारे केस में थोड़ा ये इस हिसाब से डिफरेंट है, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर दिस स्कॉलरशिप. ना ही इस स्कॉलरशिप के लिए बच्चे को अपने आप को किसी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की सबमिशन करनी होगी, यानी हमें उसको राशन कार्ड पे नहीं देखना है कि ये जेन्युइन है कि नहीं है, हमें वो चीज़ें नहीं देखनी है. बिकॉज आई बिलीव, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, इकोनॉमिकल कंडीशंस इस वक्त कश्मीर की बहुत ख़राब हुई है. हर एक पेरेंट इस वक्त जो है परेशान है इन चीज़ों के लिए, बच्चों की एजुकेशन को आगे कैसे लिया जाए. तो वी आर प्रोवाइडिंग देम एन ओपन चांस कि वो आ जाए. हम उनको जो है 100% ट्यूशन फ़ी वेवर देने जा रहे हैं. दैट मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ ट्यूशन फ़ी, पनाश इज़ गोइंग टू टेक नो चार्जेस फॉर दीज कोर्सेज लाइक 11, 12th एंड नीट जेई. एक पर्टिकुलर प्रोग्राम हमने टाइम स्पेंस के हिसाब से लॉन्च किया है. एक बैच हमने इसमें चलाया. इस प्रोग्राम के अंडर 11th का एक बैच चला, 12th का चला और नीट जेई का चला, जिसमें नीट जेई का जो है ऑलमोस्ट अब क्लोज हो गया है, जहाँ पे हमें अब वैकेंसी नहीं है. लेकिन 11th और 12th को लेकर कुछ सीट्स का अभी हमारे पास वैकेंसी है. जो बच्चा चाहता है आगे आ जाए, हम उनका जो है इसमें कर सकते हैं. लेकिन 12th को लेकर जो है हमने इस प्रोग्राम को अब शुरू किया, बिकॉज 12th के 11th के बच्चों का एग्जामिनेशन चल रहा था. आज वो शायद 5 जनवरी को अब एग्जामिनेशन ख़त्म होने जा रहा है, तो 8 जनवरी तक जो है उनके लिए हमने ये डेट रखी हुई है. दे कैन रजिस्टर फॉर दिस कोर्स. एक ओपन स्कॉलरशिप है जिसमें उनको कोई भी एग्जामिनेशन या डॉक्यूमेंट्री प्रूफ की ज़रूरत नहीं है. दे कैन विजिट आवर ऑफिस मॉर्निंग बिटवीन 9 AM to 5 PM और दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन ए लिंक, जो हम ऑनलाइन लिंक उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है सर. तो बच्चों के लिए ये मैसेज है कि चैलेंजेस जो है ज़िंदगी में हर एक को आती है. एक आम नागरिक हो, एक बहुत ही अच्छे प्रोफाइल पे बंदा हो, या एक बिलो एवरेज ज़िंदगी गुजार रहा हो, हर एक इंसान के सामने जो है चैलेंजेस होती है. लेकिन इंसान का काम, लाइफ जो है, ये एक स्ट्रगल ही है हर एक इंसान के लिए. तो इंसान का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसका पॉजिटिव डायमेंशन देखकर उसको आगे ले जाया जाए, नेगेटिव्स को अपने दिमाग से बाहर निकाले, पॉजिटिव चीज़ों को फोकस करके आगे बढ़े. और यही एक बच्चे के लिए भी, बड़े के लिए भी, एक बुज़ुर्ग के लिए भी एक ही संदेशा है कि आप सब जो है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दी है, इसका वैल्यू समझें. कोई भी शख्स जो है ज़िंदगी से परेशान होकर कोई गलत रास्ता इख्तियार ना करे. यू हैव टू स्ट्रगल इन लाइफ, एंड अगर आप इसको स्ट्रगल समझ के आगे ले जाते, अगर इस स्ट्रगल में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके पास एक ही रास्ता है, दैट इज़ कि कोई एक पॉजिटिव चीज़ को फोकस करके आपको आगे बढ़ना होगा. यू हैव टू एलिमिनेट ऑल अदर नेगेटिव्स, जैसा कि है ही नहीं. तो अब अगर हम किसी नेगेटिव को फोकस करें, ज़िंदगी में कोई पॉजिटिविटी देखेंगे ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ज़िंदगी जो है वो नेगेटिविटी की ओर ही चली जाएगी.
तो नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ पनाश एजुकेशन वेंचर के डायरेक्टर ज़ैनुल आबिदीन साहब। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इंसान को जो है हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और इंसान की ज़िंदगी जो है वो हमेशा स्ट्रगल की लाइफ होती है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव लाए और पनाश एजुकेशन वेंचर, अगर आपके समाज में, आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से अपनी तालीम हासिल नहीं कर पाते, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन हासिल नहीं कर पाते हैं, तो हम ये चाहते हैं, कश्मीर क्राउन ये चाहता है कि आप एक बार पनाश एजुकेशन वेंचर पर एक बार ज़रूर विजिट करें। तो नाज़रीन दीजिए मुझे इजाज़त, फी अमानिल्लाह। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन पेरेंट्स का जिन्होंने अपने बच्चों का दाखिला 11th और नीट जेईई कोर्सेज़ के लिए पनाश के अंदर लिया हुआ है और हमें अपनी सर्विसेज देने का मौका दे दिया। यहाँ पे जो है उन बच्चों के लिए मैसेज है जो क्लास 11th एग्ज़ाम्स में अभी तक बिजी थे, अब चूंकि वो क्लास 12th के लिए दाखिला लेना चाहेंगे, हमने अपने 100% ट्यूशन फी स्कॉलरशिप को जो है उन बच्चों के लिए एक्सटेंड किया हुआ है अप टू 8 जनवरी, ताकि वो अपने एग्ज़ाम से फारिग होकर इस क्लास 12th प्रोग्राम के लिए जो है रजिस्टर कर सके। ये 100% स्कॉलरशिप फी वेवर जो है बच्चे क्लास 12th में आने जा रहे हैं जो अभी तक एग्ज़ाम्स के साथ बिजी थे, हमने उनके लिए ये 100% स्कॉलरशिप जो है उनके लिए डेट एक्सटेंड कर चुके हैं। वो इसमें अभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन एज वेल एज इन ऑफलाइन मोड अप टू 8 जनवरी। यानी जो बच्चे अब क्लास 12th में आने जा रहे हैं उनके लिए 100% ट्यूशन फी वेवर स्कॉलरशिप पनाश की तरफ से अभी जारी है। 8 जनवरी तक वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो किसी वजह से नीट या 11th में इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, वो फिजिकली यहाँ पे आए, हम देखेंगे कि हम उनके लिए बेस्ट पॉसिबल क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।